This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। द इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महानूर अली। नाज़रीन, आज द इंटरव्यू में ज़रा बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक हम लेके आए और मैं समझती हूँ डिफरेंट इस लिहाज से कि जानते हुए भी हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मैं यहाँ से ज़रा स्टार्ट करूँगी कि आपको समझ आ जाए, जिस तरह मेरी समझ है उसके मुताबिक मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि आज हम किस पे बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस टर्नअराउंड्स एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या है, और ख़ास तौर से ये कि जी फैमिली बिजनेस गवर्नेंस। अगर मैं आपको इस तरह बताऊं तो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा, और मुझे भी इस तरह ही समझ में आया वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग। यहाँ पे मैं ये बात करूँगी कि एक ज़माना हुआ करता था कि कहते थे कि जी अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या काम करते हैं या क्या बिज़नेस करते हैं, तो आप कहते थे कि जी मेरे फादर या उनके फोर फादर्स ये काम करते थे, तो उसको लेके हम उसी को बिज़नेस को आज तक हम लेके चल रहे हैं। या ये कह लें कि अगर कोई सुनार होता था तो उसकी पूरी जो आगे की तमाम नस्लें होती थी, नस्ल दर नस्ल उसको बिज़नेस को लेके चलता था। या कोई अगर किसी फैक्ट्री को लेके चलता था तो वो फैक्ट्री को लेके चल रहे हैं, उसका तमाम जो जितनी भी नस्लें हैं उसको लेके चली। यानी ये कहना कि अपने आबा और अजदाद या अपने फोर फादर्स के बिज़नेस को आगे तक बढ़ाना। लेकिन आज जब हम बात करते हैं फैमिली बिजनेस गवर्नेंस की, तो सुनने में और देखने में ये आया कि मोर दैन 70,000 प्राइवेट जो है वो बिज़नेस इस वक्त कर रहे हैं, लोगों मैनेज कर रही हैं फैमिलीज़। लेकिन उसमें ये भी कहा जाता है कि मैनेज करते हुए भी कि अगर मेरा ये बिज़नेस है, इसके बाद मेरी औलाद कर रही है और उसके बाद फिर मेरी एक नेक्स्ट जनरेशन कर रही है, उससे ज़्यादा ये थर्ड जनरेशन के बाद आकर रुक जाता है। ये मुझे जो अभी इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ तक मिली है, लेकिन इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगी और वो लेंगे पहले हम अपने गेस्ट से, उसके थ्रू आपको मिलेगी और मुझे ही मिलेगी। तो जनाब मैं चाहूँगी कि हमारे जो गेस्ट हैं पहले उनका तारुफ आपसे करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं एम फ़हीम रऊफ़ साहब, पार्टनर हैं पीके फंड्स चार्टर अकाउंट्स और CA फर्म इससे ताल्लुक़ है इनका। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब, कैसे हैं आप? वैसे आप ठीक हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हीम साहब, पता नहीं मैं कितना समझा सकी या कितना नहीं, या कहाँ तक मैं दुरुस्त थी कहाँ नहीं, और आप बहुत गौर से सुन रहे थे। गलती हो तो इसके लिए मैं आपसे यकीनन एक्सक्यूज़ करूँगी। थैंक यू सो मच आपके आने का पहले तो इस प्रोग्राम में। और द इंटरव्यू में सबसे पहले मेरा जो मेरे गेस्ट होते हैं उनसे पहला सवाल यही होता है कि फ़हीम साहब, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आप कब से इस चीज़ का रिलेटेड हैं और आप कब से इस चीज़ को देख रहे हैं, क्यों फोकस किया, क्या वजह थी, ये बताइएगा प्लीज़। जैसे आपने बताया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। 2001 में क्वालिफाई करने के बाद जब मैं इस प्रोफेशन में आया तो ICAP ने इस पे फोकस किया कि जो फैमिली बिजनेसेस चल रही हैं उनके अंदर सर्वाइवल्स के बड़े इश्यूज आ रहे हैं। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक ट्यूटर मंगवाया, कोच मंगवाया जो इजिप्ट से बाकायदा ट्रैवल करके आया, और उसने IFC के अंडर एक प्रोग्राम वर्कशॉप अरेंज की, और उसने इस चीज़ को उजागर किया कि पाकिस्तान के अंदर भी ये फेलियर नज़र आ रहा है। और देखा जाए तो फैमिली बिजनेस जो सस्टेन कर रही हैं वो पाकिस्तान, ईरान, बहरीन, सऊदी अरब, इन जगहों पे सस्टेन करती हैं। तो क्यों ना हम इसको और बेहतर किया जाए और उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो जो मेरा टीचर था, ही केम फ्रॉम यूरोप, मिस्टर अशरफ उनका नाम था, उन्होंने हमें पूरा इससे कोचिंग दी, 3 दिन तक हमें साथ लेके बैठा, और जितने भी इंटरनेशनल इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उसके ऊपर पूरा गाइड किया गया। और जब हमने इसको मज़ीद एक्सप्लोर किया गया तो हमें लगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने फैमिली बिजनेसेस हैं, दे नीड टू बी एड्रेस दीज इश्यूज दैट आर बीइंग फेस्ड बाय देम, ताकि जो थर्ड जनरेशन में जो कि मेहनत की है वाले साहब ने और उनके भाइयों ने, वो थर्ड जनरेशन में आगे ख़त्म हो जाती है और कई लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, वो बच जाए। सही। अच्छा फ़हीम साहब, पहले तो मैं आपसे जब ये मुझे पता चला कि भाई 70,000 के करीब प्राइवेट जो बिज़नेस मैनेज किए जा रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त, जो फैमिली बिजनेस हैं, थोड़ा सा मैं आपसे ये चाहूँगी कि हमें ये बताएं, बाद में मैं इस पे आऊँगी कि भाई क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्यों सिर्फ थर्ड जनरेशन पे आके रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, या और क्या रीज़न्स हैं, ये सब मैं आपसे जानूँगी। लेकिन मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसे बड़े बिज़नेस जो आप बता सकें कि भाई ये जो हैं ये ज़्यादा लेके चल रहे हैं या इस पर फोकस है, इनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जैसे लोगों को पता है कि पहले ज़माने में, अब जब हमने आँख खोली, आप भी देखा होगा, वलीका, बावानी, ये लोग बड़े बड़े ग्रुप्स से जो आज वैनिश हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो गैट्रॉन, नेशनल फूड्स, यंग ग्रुप ऑफ फैमिलीज, मंशा, निशाद, ये सस्टेन कर रहे हैं। तो दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस रहा है ना। तो वो डिफरेंस इस फैमिली गवर्नेंस का ही रहा है कि उन्होंने आपस में बैठ के पहले गवर्नेंस को सेट किया, अपने रूल्स को सेट किया, अपनी ट्रांसपेरेंसी को देखा, अपनी अकाउंटेबिलिटी किस पे करवानी देखा, अपनी सक्सेशन पे फोकस किया, अपने बच्चों की तालीम तरबियत पे फोकस किया, उनका रोड मैप बनाया ताकि जब वो आए तो बिजनेस को कैरी ऑन कर सके। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द ग्रुप्स दैट आर हैव वैनिश्ड एंड दैट आर एग्जिस्टिंग इन द पाकिस्तान। सही। अच्छा, जब आपने ये बताया कि भाई ये
फैमिली गवर्नेंस उन्होंने की, तो मैं आपसे समझ तो मैं बहुत अच्छी तरह क्लियर ही गई हूँ, लेकिन हमारे नाज़रीन जिसको आपको देख रहे हैं वो अगर समझना चाहेंगे भाई फैमिली गवर्नेंस बेसिकली है क्या, क्या बिजनेस के लिहाज से डिफरेंट होती है, और वैसे तो सभी फैमिली गवर्नेंस का ही हिस्सा है ना, लेकिन बिजनेस के लिहाज से यकीनन डिफरेंट है, जिसमें आपने कहा कि वो रोड मैप एक बन जाता है, एक लाइन दे दी जाती है कि इस लाइन पे आपने चलना है, इसको लेके फॉलो करेंगे तो जब भी आप इस बिज़नेस को जो मेरा आज है उसको आप कामयाब बनाएंगे। ज़रा लोगों को समझाइए। इसकी बड़ी आसान सी मिसाल मैं दूँ, जब आपने नोट किया होगा कि नमाज खड़ी हो रही होती है तो नमाज के लिए जब इमाम खड़ा होता है तो उसका डायरेक्शन बड़ा क्लियर होता है, वो काबा की तरफ मुंह करके खड़ा होता है, तो पीछे बहुत सफ़े में सफ़े बनती जाती हैं और लोगों को पता होता है कि हमें मकसद क्या है नमाज़ पढ़ने का और किस तरह से नमाज़ पढ़नी है, डायरेक्शन क्या होता है। तो फैमिली गवर्नेंस के अंदर सबसे पहले तो ये सेट किया जाता है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, वेयर वी वांट टू गो, व्हाट इज़ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, हमारे फोकस क्या होना चाहिए, हमारे आज का फोकस क्या है, पिछला फोकस क्या था और आइंदा फोकस क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपका विजनिंग प्रोसेस होता है कि आप विजन सेट किया जाए कि इस कंपनी को लेके क्या जाना है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बड़ा एलिमेंट रोल अदा करती है। दो भाइयों ने कंपनी का काम शुरू किया, चलो ठीक है, एक ट्रस्ट लेवल था, एक ही बाप के खून थे, कोई ट्रस्ट लेवल का मसला नहीं था, एक अकाउंट संभाल रहा है, एक बिजनेस संभाल रहा है, एक मार्केटिंग संभाल रहा है, एक सेल्स संभाल रहा है, होता भी यही है अमूमन। फिर जब उसके बेटे आए, उन्होंने बेटों में दो बेटे उसकी तरफ से आए, 3 बेटे उसकी तरफ से आए, तो फिर वो डिवाइड होना शुरू हुआ, माइंड चेंज है, अब तालीम अलग है, लोकल पढ़ के आया, बाहर से पढ़ के आया है, ठीक है ना, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, एक ने अच्छी स्कूल से पढ़ा है, फिर वो कहता है नहीं यूँ चलाओ, वो कहता है यूँ चलाओ, तो भाई ऐसे तो नहीं कंपनी चलेगी ना, आपको एक सेट ऑफ रूल्स डिसाइड करने पड़ेंगे। सही। फिर क्या करते हैं कि लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ अपने हाथ से करने की कोशिश पड़ जाती है, क्योंकि बाप को देखा होता है, बाप सारा काम खुद कर रहा होता है, फोन भी उठा रहा है, ऑर्डर भी ले रहा है, माल भी बेच रहा है, लेकिन जब बिजनेस एक्सपांड करता है, जनरेशन आ रही होती है, तो फिर आपको एक नीचे लेवल पे मैनेजर्स और रोल डिफाइन करके करने पड़ते हैं, और फिर वो काम वो अपने प्रोफेशनल तरीके से कर रहे होते हैं। अच्छा, बच्चे ने पढ़ी होती है इंजीनियरिंग, उसको बोलते हैं तू फाइनेंस देख ले, तो वो थोड़ा मिस मैचिंग सी होनी शुरू हो जाती है। सही। अच्छा, फिर क्या होता है, ट्रैवलिंग कर रहा है तो एक बिजनेस क्लास में जा रहा है, एक जो है वो इकोनॉमी क्लास में जा रहा है, एक बंदा जो है वो पूरे साल में वर्ल्ड टूर मार रहा है, एक बंदा जो है वो पाकिस्तान टूर भी नहीं आ रहा, तो दे हैव टू सेट अलाइंस द रूल्स, उसका विजन ही अलग होता है। बिल्कुल। तो उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स बन जाते हैं, एक फैमिली काउंसिल बनती है, फैमिली रूल्स बनते हैं, फैमिली पॉलिसीज बनती हैं, और उस हिसाब से लेके चल रहे होते हैं। सही। तो सस्टेनेबिलिटी अच्छी हो जाती है। फ़हीम साहब, अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि फिर फैमिली बिजनेस गवर्नेंस के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या आप उनको ये जो इस वक्त आपने बताई ये चीज़ें, ये गैप आप लोगों ने देखा, उसको कवर करने के लिए सामने आए हैं, क्या कहेंगे? अभी मैंने 1-2 ग्रुप्स के साथ काम कर रहा हूँ, और माशाल्लाह उनके ग्रुप्स के साइज बहुत बड़े हैं, 28 फैमिली मेंबर्स माशाल्लाह उस ग्रुप के अंदर पहुंच गए हैं। तो जब हमने उनके पास गए तो उनके आपस के ग्रीवेंसेस थे जो वो एड्रेस ही नहीं कर पा रहे थे, यानी वो एक भाई दूसरे भाई के बारे में, एक कज़न दूसरे कज़न के बारे में बोला था, एक बिजनेस डिसीजन को दूसरा भाई चैलेंज कर रहा था, एक बोला था तुमने यहाँ इन्वेस्टमेंट की, उसने बोला मैंने बोला यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, उसने मुझे जो है ना ये बोल दिया, उसने मुझे शादी पे नहीं बुलाया, मंगनी में नहीं बुलाया, यानी इस तरह के जितने लोग उतने ही जो है चैलेंजेस को फिर वो फेस कर रहे हैं। तो फिर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हमें उनको एड्रेस करना होता है, सुनना पड़ता है, पहले हमें जो है ना वो बोर्ड बन के सुनना पड़ता है कि वो क्या कहते हैं, वॉइस बोर्ड बन के सुनते हैं, उनके सारे इश्यूज़ को समझते हैं, देखते हैं, फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कहती हैं कि यार वो बिजनेस डिसीजन वाकई बिजनेस के लिए था नहीं था, और जो बिजनेस डिसीजन नहीं हुआ तो उसके लिए क्या हुआ, कोई अगर पर्सनल ग्रीवेंसेस है दोनों को बिठा के बात करते हैं, यार देखो इसमें कोई छोटी बात थी, इसको बड़ा बनाने की ज़रूरत है नहीं। राइट। फिर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि कई दफ़ा पे क्या करना होता है, डिसीजन ये लेना पड़ता है कि फैमिली फर्स्ट या बिजनेस फर्स्ट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। उसको भी बोलते हैं देखो यार इस डिसीजन से हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली तो सस्टेन कर जाती, या तुम्हें तो 2-4 पैसों का फ़ायदा हो जाता है, लेकिन बिजनेस को नुकसान हो चुका है। तो फिर उन चीज़ों को बैठ के डाइल्यूट करके एड्रेस करके हम आगे बढ़ते हैं। फिर उनके पॉलिसीज़ बनाना, रूल्स बनाना, उनकी HR की पॉलिसीज़ हैं, पेरोल का बड़ा मसला आता है। अब वो कहते हैं यार सैलरी ले रहा है, वो कह रहा है यार ये तो 50,000 निकाल रहा है, वो 1 लाख रुपए निकाल रहा है, उसके पास जो है 30 लाख की गाड़ी है, इसके बाद 15 लाख की गाड़ी है, बिजनेस सब एक ही कर रहे हैं, सब एक ही कर रहे हैं, बिजनेस कमा भी रहे हैं। वो उसका बच्चा जो है वो 15,000 वाली फीस में जा रहा है, एक बच्चा जो है बाहर हार्वर्ड में पढ़ रहा है लाख रुपए की फीस से, तो वो एक बड़ा इम्बैलेंस होता है। तो उसको बैलेंस करना होता है कि भाई आप बता दें कि ये चीज़ है, ये फैमिली सपोर्ट करेगी, इसके बाहर जाना है तो आप अपने पर्सनल ड्राइंग से सपोर्ट करें। शादी पे इतना खर्चा हो गया, घर बनाने पे इतना खर्चा हो गया, 500 गज के घर में रह रहा है, वो 1000 गज के घर में रह रहा है, तो जब तक आप एक कंसिस्टेंसी नहीं लेते आते बिजनेस फैमिली बिजनेस में, तो फैमिली बिजनेस की स्ट्रगल होना शुरू हो जाती है। सही। जिस तरह आपने बताया, ये तो वो चीज़ है कि जैसे एक घर में अगर 4 लोग भी रहते हैं तो फिर वो मैनेज उस तरह नहीं हो पाता, चारों अलग अलग जहन के हैं, तो ये तो एक बिजनेस है। और बिजनेस को लेते हुए जब चलते हैं तो फ़हीम साहब, आप अभी तक जब से आप इस काम में हैं और आप लोगों ने ये काम कर रहे हैं और कंपनीज को लेके चल रहे हैं, और बड़ी कंपनीज भी आपके अंडर या आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, सपोर्टिंग ही आपको कहेंगे कि आप लोग सपोर्टिंग लेवल पे काम कर रहे हैं ताकि उनको गाइड कर रहे हैं एक तरह से। क्या देखने में आता है सबसे ज़्यादा कि क्या रीज़न होती है, मेन कौन सा चैलेंज होता है
कि भाई किसी भी फैमिली का बिजनेस अगर कहीं जाके कहीं फ्लॉज आ रहे हैं तो वो कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको फेस करते हैं, और अगर वो फैमिलीज जो सो आपको देख रही हैं जो ये फैमिली गवर्नेंस बिजनेस कर रही हैं, तो उनको क्या चीज़ है जिसको पीछे रख के फिर उस काम को करना चाहिए कि हम हाँ अब इस अपने फैमिली के बिजनेस को लेके चल सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा और इस पूरे प्रोग्राम का कर्ज इसमें शामिल हो जाएगा। मानूर, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जिसके अंदर आता है ना वो ईगो को आपको सबसे पीछे रखना पड़ता है। मैं ख़त्म कर देनी होती है फैमिली बिजनेस के अंदर। उसमें ये मत देखा जाता है कि मेरा डिसीजन फॉलो नहीं हो रहा और दूसरे का डिसीजन फॉलो हो रहा है। वो डिसीजन दूसरे का नहीं हो रहा होता, वो बोर्ड का हो रहा होता है। इसमें पूरा फैमिली बैठ के डिसीजन ले रही होती है। सही। नंबर 1 ईगो। नंबर 2 अकाउंटेबिलिटी। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि लोग अकाउंट्स नहीं रखते, अपना प्रॉपर अकाउंट डिस्क्लोज नहीं करते। उनके जहन में एक शैतानी वसवसा आ जाता है कि यार उसने पता नहीं कितने पैसे निकाल लिए होंगे कंपनी से, उसने कितना खर्चा कर लिया होगा। वो अकाउंट आपस में डिस्क्लोज नहीं कर रहे होते। हालांकि उसूल नहीं होना चाहिए 3 महीने 6 महीने नहीं, कम से कम 1 साल के बाद बैठ के अपने अकाउंट, एक अकाउंट होना भी ज़रूरी है कि अगर वो आप या बहुत मुश्किल वो दूसरी तरफ चले जाओगे आप। ओके। वो पाकिस्तान में थोड़ा सा मुमकिन नहीं है इस वक्त, लेकिन कंपनियां ऐसी भी हैं जो अपने आप को सब कुछ डिस्क्लोज करती हैं आपस में फैमिलीज के अंदर। क्या देखो हमने ये हासिल किया, ये गवाया, ये इन्वेस्टमेंट की, ये रिटर्न्स किए, ये एक्सपेंसेस किए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। तो नंबर 2 आ गई अकाउंटेबिलिटी। नंबर 3 ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी नहीं होता, बिजनेस डिसीजन ले लिए जाते हैं, फिर मैनेजमेंट फैमिली को बताते हैं कि मैंने ये फैसला कर लिया, मैंने ये मशीन खरीद ली, मैंने ये प्लॉट खरीद लिया, मैंने ये बिजनेस बेच दिया, मैंने ये बिजनेस खरीद लिया। तो ये 3 चीज़ों को अगर आप एड्रेस करके चले ना तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आती लॉन्ग टर्म में। आपने कहा कि सबसे मेन चीज़ है ईगो जी, और जब ईगो आ जाए तो फिर काम हमेशा यही नज़र आता है, चाहे वो बिजनेस हो या कोई भी मामला हो, तो वहीं पे आपको लगता है कि चीज़ ख़त्म हो गई, आप उसको आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। फ़हीम साहब, ये सवाल मैं आपसे इसलिए करने लगी हूँ कि इसके लिए आप लोगों को आप किस तरह कन्विंस करते हैं फैमिलीज़ को, फिर कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसके बेस पर आप उन्हें कन्विंस कर पाते हैं कि भाई ये ईगो एक साइड पे रखें, फिर ही आगे आपका काम चलेगा? देखिए मानूर, सबसे बड़ा जो स्टेक होता है ना किसी भी फैमिली मेम्बर का अपनी फैमिली बिजनेस के अंदर, वो उसका मफाद होता है। बिल्कुल। अब जब तक उसका मफाद पूरा हो रहा होता है ना तो वो उस फैमिली बिजनेस को सस्टेन भी करवाना चाहेगा, उसको ग्रो भी करना चाहेगा, उसमें जो चैलेंजेस आएंगे उसको एड्रेस भी करना आएगा। तो सबसे पहले जो फैमिली का बिजनेस का हेड, सो कॉल्ड हेड बना हुआ होता है, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी कुछ जगहों पे आ रही होती, कुछ जगहों पे नहीं आ रही होती, तो पहले तो बैठ के फैसला करिए जाता है कि यार फैमिली का बड़ा कौन है, इस चेयरमैन कौन बनेगा इस बोर्ड का। जब उस चेयरमैन बन जाता है तो उस चेयरमैन के बाद जब वो उनके जो ईगो इश्यूज आए हुए होते हैं उनको पहले 1 to 1 बैठक के डिस्कस किया जाता है कि यार देखो ये पॉइंट तो तुम्हारा वैलिड है, ये पॉइंट तुम्हारा इनवैलिड है, इस पॉइंट को मीटिंग में डिस्कस करने वाला है, इस पॉइंट को यार तुम मेरे हिसाब से रहने दो क्योंकि इसमें तुम्हारा थोड़ा सा पर्सनल इंटेंशन आ रहा है और इसमें फैमिली का इंटेंशन आ रहा है, तुम्हारी बात ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। ईगो की बात आई, हम एक मीटिंग में बैठे लेके 27 लोगों को बैठे, तो एक भाई ने दूसरे भाई से सवाल पूछा, यार मैंने तुम्हें बोला यार तुम ये काम करो, तो तुमने मुझे साफ मना कर दिया काम नहीं हो सकता, तो आज मैं इस मीटिंग में पूछ रहा हूँ तुमने मुझे मना क्यों किया? तो उसने भाई ने पूरी तफसील बताई कि देखो इस काम से ये नुकसान हो सकता था, ये मसला आ सकता था, मुझे ये परेशानी हो सकती थी। तो उसके भाई ने बोला यार तू मुझे बात उस वक्त बता देता, तूने मुझे झड़क के बोल दिया ये काम नहीं हो सकता। अब आप देखिए छोटी सी बात, यानी बेहतर है कि जिस वक्त कोई मसला हो तो आप उसी वक्त उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। फिर क्या होता है कि सामने बैठ के मीडिएटर बनना पड़ता है, भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, ठीक है तूने ये बात बोली, बोलता हाँ मैंने बोली, तो मैंने इस कंटेक्स्ट में बोली थी भाई, तूने इस कंटेक्स्ट में समझी है। तो फिर ऐसे ऐसे ब्रिजिंग होना शुरू हो जाती है। और सबसे आखिरी बात ये कि जब आप उसके पता होगा उसके बच्चे आने वाले बिजनेस के अंदर और उस बच्चों के लिए आपने कुछ सोच के रखा हुआ है कि यार उनको फ़ायदा होगा, उनके लिए पैसों का सोचा रखा हुआ है, सैलरी सोची हुई है, बोनस सोचा हुआ है, डिविडेंड सोचा हुआ है, खुदा ना खासा उसकी मौत हो जाती है तो उसकी बीवी बच्चे को परेशानी नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें अगर आपने एड्रेस कर दी हैं तो फिर उसका ईगो सब साइड पे हो जाता है, वो कहता है घर की बात घर में रहने दो, काम पे ध्यान दो। सही, प्रॉपर तरीके से फिर काम होता है। अभी तक फ़हीम साहब जो आपने बात की, इससे जो मुझे अंदाज़ा हुआ है, मैं समझती हूँ कि बिज़नेस जो ज़्यादातर कामयाब देखे गए हैं, फिर आपने वही बात अभी शुरू में भी कह दी थी कि 3rd जनरेशन पे आके रुक जाता है। जब तक आपका जो बाप अगर जिसको लेके चल रहा होता है उस वक्त तक बिज़नेस को स्टेबल रखते हैं, उसके बाद जब 2 भाई और फिर 2 भाइयों की आगे औलाद, इसको इस एग्जाम्पल से लेके जाएंगे ना हम, उस तक पहुँचता है तो बिज़नेस जो है वो हमें नज़र आता है कि भाई वो अब शटर हो जाएगा ना, बिल्कुल उसमें आपको गुंजाइश नहीं रहेगी कि नहीं पता कोई लेके चलना चाहता है, कोई नहीं चलना चाहता। और इस तरह की बहुत सी मिसालें हमने देखी, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को देखा, बड़े बड़े ग्रुप्स को देखा इस तरह। और अभी मैं यहाँ से आपसे बात करना चाहूँगी कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, कभी ऐसा हुआ कि जब आप लोगों से रब्ता हुआ, उन्होंने किया और आपसे कांटेक्ट के बाद उनको ये हुआ, पता चला, आपको लगे कि भाई ये तो बिल्कुल इस
उस पे चले गए हैं, बहुत अच्छा सवाल करते जा रही तो हैं। वापसी किस तरह मुमकिन हुई? क्या चीज़ ऐसी है कि उन्हें एड्रेस के जमा कर दिया गया? जी, मानो आई अप्रिशिएट, माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। थैंक यू। ऐसा हुआ और अभी रिसेंटली हुआ कि इतना क्लोज आ चुके थे कि वो आपस में डिसाइड कर चुके थे कि अब हमारा बिजनेस स्टार्ट करना मुमकिन ही नहीं हुआ। तो उस सूरत में मानो हमें ये करना पड़ा कि हमें वो कोर इशू मालूम करना पड़ा कि व्हाट वाज द कोर इशू सही। दैट हैज़ क्रिएटेड दिस पैनिक। और जब उस कोर इशू को देखा गया तो उसमें मालूम ही चला गया कि यार जो फैमिली के 90% जो मेंबर्स थे वो कह रहे थे कि इसका रेजोल्यूशन इस तरह से हो जाए, और 10% वाला जो बंदा था वो कह रहा था नहीं है मैं तो अपनी डिमांड पे स्टैक कर खड़ा हुआ हूँ, या तो तुम मेरी बात मान लो या फिर मुझे सेपरेट कर दो। सही। तो समटाइम्स जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि समटाइम्स आपको ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं कि उसको एक थोड़ा सा फ्री स्पेस देना पड़ता है। उसको ये शो करना पड़ता है जब तू फैमिली से बाहर निकलेगा तो तेरी वो वर्थ नहीं बनेगी, तू पैसा तो ले लेगा लेकिन तेरे पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा। एग्जाम्पल है, अगर जैसे 5 भाई मिलके काम कर रहे हैं और 5 भाइयों के पास 4-4 करोड़ रुपए की वर्थ बनती है, तो वो 20 करोड़ की वर्थ से काम कर रहे हैं। जब वो एक भाई 4 करोड़ लेके बाहर निकलता है तो वो देखता है वो बहुत कम होता है। फिर वो देखता है कि यार जब मैं ग्रुप से अलग हुआ हूँ तो ग्रुप की जो गुडविल थी वो मेरे साथ नहीं चल रही, तो मुझे नया से शुरू से काम करना पड़ता है, तो वो वापसी भी आता है। या फिर ये कहते हैं कि फैमिली कहती है भाई तेरी बिल्कुल एंड हो गई है, तू समझ में नहीं आ रहा, हम तो ये काम करेंगे, हम तुझे जो है ना ब्लाइंड सपोर्ट करेंगे पीछे से, तो पैसे लेके अपना साइड पे काम कर, हम तुम्हें बैक एंड पे सपोर्ट करते हैं, ताकि जो पीछे जो 4 लोग मिलके काम करना चाहते हैं वो साथ काम कर लें। सही। तो समटाइम्स आपको थोड़े से जो हार्ड पिल्स देनी पड़ती हैं, और इवेंचुअली होता है कि जब वो देखता है कि मैं इतना सक्सेस नहीं हो रहा, ही कम बैक्स एंड जॉइन्स द फैमिली अगेन। और दूसरों के लिए मैसेज चले जाता है कि देखो भाई इस तरह से करने से फैमिली आसरा नहीं करेगी, वो फैमिली को संभालेगी, फैमिली बिजनेस को संभालेगी। तू अलग हो रहा है तो तेरे अलग होने से हम सारों को अलग नहीं करेंगे। तो आप अपने रिस्क पे हो रहे हैं अगर अलग हो रहे हैं। सही। फ़हीम साहब, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई कोई ऐसा ग्रुप बने जो आए और आके बताए कि जी जो फैमिली बिजनेस गवर्नेंस है इसको फ़हीम साहब की ज़रूरत है, वो उनको गाइड करेंगे, इनके लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो आप आगे लेके चलेंगे इसको। इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह ये है कि पहले इतना हम देखते थे कि अगर एक कारोबार किसी ने बिज़नेस शुरू किया तो बस चले आ रहे हैं ना, और वही बात कि आपने रोड मैप बना लिया कि इसने इस जगह पे बैठना है, ये काम करना है, अकाउंट संभालना है, अकाउंट पे रहना है, इसने अगर फैक्ट्री देखनी है इसने फैक्ट्री देखनी है, यानी उस अलग अलग सबकी रोल डिफाइन कर लिया कर दी जाती थी। तो क्या ये वजह थी या ये कि अब एजुकेशन या जो है वो बीच में बहुत आ गई है कि लोग कोई बाहर पढ़ रहा है, वही आपने मिसाल दी, कोई किसी और प्रैक्टिस में है, कोई इंजीनियर बन रहा है तो कोई डॉक्टर बनने चला गया, उसने अपनी अपनी फील्ड अलग कर ली। क्या ये रीज़न्स आई? क्या मैंने जवाब खुद दे दिया? नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी हुई और मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि अवेयरनेस पाकिस्तान में है लोगों को, और लोग उसको एड्रेस शायद नहीं करना पा रहे होते, क्योंकि यार ये ऐसा मामला है कि इसको ट्रिगर करने से बाज़ औक़ात स्पार्किंग भी होती है। तो जब तक आप किसी जैसे कोई बीमारी होती है, आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, उसको बोलते हो यार मुझे ये प्रॉब्लम आया है तो मुझे इसका इलाज करो, तो वो फिर वो समझता है कि मेरा इलाज प्रॉपर हो जाएगा। तो देयर इज ऑलवेज अ नीड फॉर स्पेशलिस्ट। अब जैसे मैं एक ग्रुप के साथ हूँ, वो 6 भाई हैं। अब वो कहते हैं यार हम लोग जब फैसला करते हैं तो 3 भाई एक तरफ 3 भाई एक तरफ कर जाते हैं। तो मैंने बोला भाई जब मैं आपके साथ अटैच होऊंगा तो 6 नहीं होंगे, फिर 7 होंगे, तो आपको डिसीजन में आसानी हो जाएगी। एक तो ये बात यानी और ज़्यादा आप सपोर्टिव होगा और स्ट्रांग हो जाएगा ग्रुप आपका। फिर आपने एक बात की, अभी हम एग्जिस्टिंग हम देख रहे हैं एक ग्रुप के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जब उनके बच्चों को बाहर से पढ़ा के लाया गया और जब उनको फैमिली में लाया गया, जो बिजनेस में लाया गया, अच्छा फिर दूसरा क्या होता है कि उनको एक रोड मैप से नहीं लाया जाता। अब सेठ का बेटा बाहर से पढ़ के आया तो वो बैठ के सेठ की सीट पे बैठ रहा होता है। तो एक ये गलती लोग करते हैं। उसके लिए क्या करना होता है कि आप किसी और जगह पे जाके उसको ग्रूम करवाएं, थोड़ा ट्रेनिंग करवाएं, थोड़ा सा उसको पता चले कि बिज़नेस होते क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। जब वो बिज़नेस में जब वापस आएगा, अपने बाप के दादा के बिज़नेस में वापस आता है, फिर उसको जो पुराने लोग बिज़नेस में आए होते हैं, जो बड़ी उम्र के हो जाते हैं, सीनियर पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, वो उसको हजम नहीं हो रहे होते। वो ये कहता है यार मैं जो है ना, मैं हार्वर्ड से पढ़ के आया हूँ, तो मैं IBA से जो है ना वो क्वालिफाइड बंदा पकड़ूंगा। वही वाले रूल्स को लेके चल रहे होते हैं। तो वो IBA और CBA में उसको ये पढ़ाया गया कि भाई आपके लिए तो ये क्वालिफाइड बंदा इस पोस्ट पे काम करने वाला होता है। वाले साहब कहते हैं नहीं यार ये मेरे भरोसे वाला आदमी है, इसने 30 साल तक सारा बिजनेस संभाला हुआ है, इसको सिर्फ तालीम नहीं है लेकिन इसको तजुर्बा बहुत है। वो कहता नहीं मुझे ये तजुर्बा नहीं, मुझे तालीम चाहिए। अब वो जब वो हटता है और दूसरे बच्चे ने आके उसको रिप्लेस किया होता है तो भी सेटल हो जाता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए थोड़ा सा बैठ के फाइनलाइज करना होता है। सही। आप फ़हीम साहब क्या सजेस्ट करते हैं उन फैमिलीज़ को जो फैमिली बिजनेस लेके चल रही हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? आपके क्या करें? देखें, जैसे एक समझदार आदमी अपने बच्चे की तालीम के लिए उसके पैदाइश के बाद फैसला कर लेता है कि मुझे इसको कहाँ पढ़ाना है, क्या तालीम दिलानी है, किस ना उसको उजागर करना है। इसी तरह जब आप अपने बिज़नेस को जब अपने सस्टेन करवाना है ना, तो आज बैठ के ये फैसला करें कि मैं अगले 50 साल में
30 साल में, 70 साल में, 100 साल में अपने बिजनेस को क्या देखता हूँ। महानूर ऐसे भी ग्रुप हैं जिन्होंने अपने 100 साल की विजनिंग कर डाली है, 7 नस्लों की विजनिंग कर डाली है कि हमारी 7 नस्लें जब बिजनेस में आएंगी वो किस तरह से बिजनेस करेंगी, कौन कौन से मुल्कों में हम एक्सपांड करेंगे, कौन कौन सी प्रोडक्ट लाइन में जाएंगे। इतना ब्रॉड उनका वो विजन है। तो उन्होंने आज अगर उन्होंने एक महीना लगा दिया उस 100 साल की विजनिंग पे, तो उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया, अपना फ़ायदा ही किया। ये 1 महीना जो लगाने की आप बात कर रहे हैं कि भाई उस विजन को पाने के लिए, वो गवर्नेंस बनाने के लिए, रोड मैप करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, वो 1 महीना क्या है ये, क्योंकि क्लियर नहीं हुआ, ये आपसे मैं जानूंगी ज़रूर। और मैं ये भी जानूंगी कि इसका फ़ायदा क्या है, और ख़ास तौर से ये कि फैमिली बिजनेस को रन करने के लिए और ऐसे कौन सी कीज़ हैं जो अपने पास रखनी चाहिए जिससे आप आगे जाके जो है अपनी उस चीज़ के लॉक खोलें जिससे आपकी गुड लक हो। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए और फिर आप जानिए कि फैमिली बिजनेस अगर करते हैं तो उसके लिए गवर्नेंस की कितनी ज़रूरत है। जी जनाब, ब्रेक से आ गए वापस और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू, और मैं महानूर अली और मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं फ़हीम रऊफ़ साहब। इनका कहना ये है कि भाई फैमिली बिजनेस अगर आपको करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लानिंग हो, और बाकायदा प्लानिंग के साथ साथ पॉलिसीज़ बनी हुई हों, और उसके लिए जो आपका गुड गवर्नेंस एक वर्ड होता है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक से पहले मैं आपसे ये पूछ रही थी कि भाई क्या, या शायद ब्रेक में मैंने कहा था कि अगर मेरे जहन से निकल गया तो फिर निकल गया, लेकिन मैं भी पूछ लेती हूँ, हमारी जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में हम लोग ग्रो करते हैं या ब्रॉटअप होता है हमारा, उसमें देखने में ये आता है कि फैमिली का सरबराह जो होता है, चाहे आपके वो दादा हों, आपके चाहे नाना हों या आपके फादर हों, वो ही जो है बिज़नेस को भी लेके, यानी उसको मैनेज कर रहा होता है, मैनेजमेंट लेवल पे वही होता है। उसके बाद नंबर आता है भाई आपकी जो बहन भाई हैं या आपके बच्चे हैं, उनकी बारी आती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है फ़हीम साहब कि आप फादर होते हुए आप मैनेजमेंट लेवल को नहीं देख पाते, क्योंकि हो सकता है कि आपके बेटे ने इतना अच्छी तालीम हासिल कर ली हो या उस बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह वो समझ गया हो, आपको अपने वो बचपन से देख रहा होता है ना वो सब अपने बाप को करते हुए, तो वो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे रन कर सकता हो। मगर हमारे यहाँ ये इख्तलाफात होते हैं कि नहीं, अगर आप बड़े हैं तो आपको ये मैनेजमेंट लेवल, या सीनियर आप ही हैं तो सीनियरिटी की बेस पे आप काम करें। आप समझते हैं कि बेहतर होता है उस वक्त कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस बच्चों को के हवाले कर दें, वो उसको बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं? करना चाहिए ऐसा? बहुत अच्छा सवाल है महानूर, और ऐसे ग्रुप ने किया हुआ है और बहुत सस्टेन कर रहा है माशाल्लाह वो, और इस वक्त तकरीबन वो 56 फैमिली मेंबर्स के 56 मेंबर्स। अभी तक मैंने आपसे ये पूछना भी है कि कितने मेंबर्स पे फैमिली बिजनेस सस्टेन कर सकता है या करना चाहिए? आप आपने बताया जी। उसके अंदर यही हुआ कि जब वो बड़े हो गए और जब उन्होंने देखा कि यार अब हमारी ज़रूरत, तो हमने अपने बच्चों को ऐसा ग्रूम कर लिया है जी, और नीचे जो मैनेजमेंट लेवल के जो अंदर हमने अच्छे लोग डाल दिए हैं जो अच्छा मशावरत दे सकेंगे हमारे बच्चों को भी, क्योंकि होता क्या है कि वो बच्चों पे ज़्यादा डिपेंडेंट के साथ साथ वो नीचे की जो टीम है जो फंक्शन करेगी जी, तो वो भी चेक एंड बैलेंस रखने वाली हो, कि वो भी मेरे बच्चे को पूछ सके कि सर आप डिसीजन लेने जा रहे हैं लेकिन ये डिसीजन कंपनी के लिए मुनासिब नहीं है, या ये अकाउंटिंग का मसला कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, हमारे कैश फ्लो से इतनी इजाज़त दे नहीं रहे, या हम एक्सपांशन करने जा रहे हैं, ये हमारा प्रोडक्ट जो है सक्सेसफुल नहीं होगा जो हमारा तजुर्बा कहता है। तो जब वो देखते हैं कि उन्होंने अपना इंटरनल चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म डाल दिया है और बच्चे जो है उस इंटरनल चेक एंड बैलेंस को भी फॉलो कर रहे हैं, तो फिर वो लोग सोशल वर्क की तरफ चले जाते हैं, चैरिटेबल वर्क की तरफ जाते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाते हैं, और वो कंपनी को जो है ना वो फिर वो मीटिंग्स में आ रहे होते हैं 3 महीने 6 महीने 1 साल के बाद बोर्ड मीटिंग्स में आ रहे होते हैं कि अच्छा भैया बताओ तुमने 1 साल में क्या किया, या कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो उसमें आ रहे होते हैं। बाकी वो आइसोलेट हो रहे होते हैं। कई लोगों को देखा वो गोल्फ खेल रहे हैं, कई फिलैंथ्रोपिस्ट बन गए हैं, कोई वर्ल्ड टूर पर निकल गए, कोई अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, कोई फैमिलीज़ के मैटर्स को इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं और बिजनेस को जो है वो किसी और के हवाले कर लिया। तो दिस इज़ अ 2-वे ट्रैफिक, ना सिर्फ बच्चों को इम्प्लांट करना, बच्चों को अच्छी टीम भी दे देना जो उस काम को मैनेज कर सक रही हो। आप क्या सजेस्ट करते हैं एज ए सपोर्टर कि आप फैमिली को करना क्या चाहिए कि अगर ज़्यादा मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, जिस तरह आपने बताया कि 28 भी होते हैं, 56 तक भी चले गए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बेहतर ये है कि आप किसी और के हवाले कर दें जो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे, क्योंकि फैमिली के आपस में जो इतने कॉन्फ्रेंट्स होते हैं कि भाई नहीं ये नहीं तो आप ये नहीं तो मैं ये नहीं, इस तरह की चीज़? जी हाँ, इसके लिए क्या होता है कि जब ये बड़े हो जाते हैं
साइज बड़ा हो जाता है, लार्ज स्केल पे जब large चले scale जाते हैं। तो अब आपको ये देखना होता है कि यार डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन में कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, और नीचे लेवल पे कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। इसकी मिसाल ऐसी है कि शुरू में क्या हो रहा होता है कि एचआर का डिसीजन लेना है, बंदा हायर करना है, तो वो बाप खुद डिसीजन ले रहा होता है, इंटरव्यू भी खुद कर रहा होता है। बिल्कुल। फिर जब बड़ी कंपनी हो जाती है तो फिर एक एचआर डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है। एचआर डिपार्टमेंट के साथ उसका ओनर का बेटा बैठ के इंटरव्यू कर रहा होता है साथ साथ, लेकिन डिसीजन एचआर कर रहा होता है, शॉर्ट लिस्टिंग एचआर कर रहा होता है। इसी तरह अकाउंटिंग फंक्शन पहले वो खुद कर रहा था, फिर जब उसका बेटा आया तो उसने देखा यार मैं अपने बेटे को अकाउंटिंग फंक्शन में डाल दूंगा, इससे अच्छा कि मैं 2 लाख रुपए वाला है 3 लाख रुपए वाला अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट डाल दूँ, तो मेरा अकाउंटिंग को दिखता रहे और मेरा बेटा जो है वो सेल्स ग्रोथ के लिए कस्टमर से मिलने चले जाता है। तो इससे क्या होता है, जब आप एक अच्छा बोर्ड क्रिएट कर देते हैं, वर्किंग बोर्ड, एक ऊपर फैमिली बोर्ड हो जाता है, एक वर्किंग बोर्ड हो जाता है और एक मैनेजमेंट बोर्ड हो जाता है, तो आपकी लाइन क्रिएट हो जाती है। सही। और एक फिर फ्लो अच्छा होना शुरू हो जाता है। वरना क्या होगा बहन, मैं मानूँ उसके बाद क्या होता है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे डिसीजन में वो इन्वॉल्व हो जाता है और पता लगा वो रिपेयर मेंटेनेंस के इश्यूज भी देख रहा है और जो है वो बिडिंग भी देख रहा है और कॉस्टिंग भी देख रहा है, तो फिर उसके क्या होता है कि उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही होती। सही। आपके जो ये फर्म है, कहूँ इसको मैं ये क्या कहूँ कि जो आप जिस कंपनी के साथ हैं, आप लोग से अगर रब्ता करें, कोई बिजनेस कर रहे हो अपना, और जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, तो आप उनको क्या ये गाइडलाइन देते हुए ये भी प्रोवाइड करते हैं कि आप फलां को हायर कर लें या ये एम्प्लॉयज़ आप रख सकते हैं, या क्या कहेंगे टीम के हवाले से भी गाइडलाइन देते हैं? हाँ, एक नीड असेसमेंट होता है। ओके, वी गो थ्रू अ नीड असेसमेंट। ठीक है, हम देखते हैं कि यार किस जगह पे जो है वो गैप्स आ रहा है, उसको फिल करने की ज़रूरत है, कहाँ जगह पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और कहाँ जगह आपके आके बॉटलनेक्स बन रहे हैं। कुछ लोग ट्रबल शूटर्स भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हर जगह हर चीज़ अच्छी चल रही होती है, तो फिर उसको बताया जाता है कि बोर्ड को कि देखें ये चीज़ पे अगर आप बेहतरी कर लिया तो आपका डिसीजन अच्छा हो जाएगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो लोगों ने किया उस पर कामयाब हुए। जैसे मैंने आपसे बात की कि यार 28 लोग हैं, 56 लोग हैं, 30 लोग हैं, तो ये सब एक फैसले पे आके कभी भी मुमकिन ही नहीं है ना। अगर मैं 28 लोगों के सामने एक बात करूँगा तो कभी भी एक फैसला पे नहीं आ सकते। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या होता है कि नॉमिनेशन ले ली जाती है। नॉमिनेशन ले ली जाती है कि भाई ये 4, 5, 7 लोग बोर्ड का मेंबर बनेंगे, सारे 28 के 28 लोग बिजनेस डिसीजन में नहीं बैठेंगे, वो अपनी राय बेशक शेयर कर लेंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में 5 लोग 7 लोग फैमिली बोर्ड में बैठेंगे, तो आपके वो फिर प्रोसेसेस बहुत फास्ट चल रहे होते हैं। ये बड़ा एक एलिमेंट। लेकिन ये भी तो बहुत मुश्किल होता होगा ना कि आप वो 5 या 6 लोग उसमें से चूज करें उन 27-28 लोगों में से कि भाई आप बैठेंगे, बाद में वो भी तो हो सकता है कि वो लोगों को मसला हो कि भाई हम क्यों नहीं, उसके लिए क्या होता है, इतना ही उससे राब्ता अभी ऐसे हमने किया ना, तो उसमें ये कह रहा कि हमने फैमिली ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन मांग ली कि आपका एक फैमिली ग्रुप है, आपके इसमें 6 लोग काम करते हैं, आप उसमें से एक बंदा नॉमिनेट कर लें। उन 6 को कहा गया कि आप एक बंदा नॉमिनेट कर लिया गया। फिर उनको कहा गया कि जो सेकंड जनरेशन आई थी उन सेकंड जनरेशन को बोला गया तुम एक रिप्रेजेंटेटिव अपना दे दो। सही। थर्ड जनरेशन नहीं आ रही थी, पढ़ भी रही है, बिल्कुल फ्रेश थी, बिजनेस में भी नहीं आई थी, उनको कहा गया कि आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो बोर्ड में बैठेगा, बेशक साइलेंस मेंबर बैठेगा, लेकिन उसको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। फिर जिसको जो कंसर्न एड्रेस करवाना है उस बोर्ड के लिए, फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को बता दे कि यार देखो अगले 3 महीने बाद एक मीटिंग होगी, उसके अंदर ये एजेंडा बनेगा, उसमें ये बात सामने आएगी, तो हमारा यार ये पार्ट उस पर तुम प्ले कर देना, उस बात पे डिस्कशन कर लेना। फ़हीम साहब, थर्ड जनरेशन पे आके क्यों रुकता है बिजनेस? क्या वजह है कि उनको तो जब आप कहते हैं कि वो अगर पढ़ लेते हैं और एजुकेटेड हो जाते हैं तो उनको तो और ज़्यादा समझना चाहिए इस चीज़ को कि अगर एक बिज़नेस इतने अरसे तक चला है तो इसको मज़ीद आप एक्सटेंड कर सकते हैं और बूम कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। क्या हमारे मुल्क में ही ऐसा है या पूरी दुनिया में इस तरह है कि थर्ड जनरेशन पे आके जो है वो बिज़नेस आपका एक तरफा के रुक जाता है? 3 मेजर रीज़न है। 3 मेजर रीज़न है। अभी मेरे सामने एक ग्रुप आया हुआ है, वो उसके अंदर उनके 100 फैमिली मेंबर्स पहुंच गए। ओके। और उनका जो विल का जो मैकेनिज्म था ना, विल समझती ना वसीयत का विल, वो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं था, उस पर इम्प्लीकेशन नहीं हो सकी, और उनके फैमिली मेंबर्स 100 तक पहुंच गए 3rd 4th जनरेशन पे आके, और वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई नहीं विल की। एक तो ये कन्फ्यूजन आती है कि यार विल की डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है, आपकी अपनी शुरू में ही कर लेनी चाहिए, मरने से पहले तो कम से कम कर ले। सही। मरने के बाद तो इतने अरसे तक जो आप चल रहा है और किसी को पता ही नहीं है क्या चल रहा है। दूसरा ये हो रहा होता है कि लोग अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे होते हैं, बिजनेस को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि अपनी पर्सनल लाइफ को स्टाइल पे इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल रहे होते, इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते। वो जमा होता है, वो जमा कर रहा है, बिजनेस में ग्रोथ हो रही है। अब वो बेचारा 2 लाख रुपये महीने का विड्रॉ कर रहा है, हालांकि उसका कंपटीटर या जो पढ़ के आया था या मार्केट में वो जॉब करने जाएगा तो उसको तो 10 लाख की नौकरी मिल सकती थी जो पढ़ गया। अब वो उससे फैमिली कहती नहीं यार तू 2 लाख ही ले, क्योंकि हमने पैसे कम उठाए थे, अब बिजनेस को ज़्यादा ज़रूरत है।
तो उसका एक मिसर मैच हो जाए कि यार देखो उसको कम से कम ऐसा कर दो कि वो प्रोफेशनेट हो जाए। तीसरा ये होता है कि बहन के जो फर्स्ट जनरेशन वाला बंदा या सेकंड जनरेशन वाला बंदा होता है ना, वो प्रॉपर सक्सेशन नहीं कर पा रहा होता आगे। उसको एक फेयर से आ रहा होता है कि यार मैं इस काम को छोड़ूंगा तो ये बच्चे इस काम को बिगाड़ देंगे या इस काम को ख़राब कर देंगे, तो वो छोड़ नहीं रहा होता और अगले वाले जो है ना वो लेना नहीं चाह रहे होते। तो जब सक्सेशन अच्छी हो जाएगी और लेने वाला उस काम को अच्छी तरह ले लेगा तो फिर सस्टेन हो जाता है। सही। अभी ऐसे एक ग्रुप का मिसाल मैं देता हूँ, उस ग्रुप के अंदर यही बात सामने आई। जब थर्ड जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन ने बोला, साफ साफ बोला सेकंड जनरेशन को, फर्स्ट जनरेशन को कि देखिए अगर हमें अपने स्टाइल से काम करने दें, अगर आप अपने स्टाइल से काम नहीं करेंगे तो हम अलग हो जाएंगे। तो उस बात को उन्होंने पहले इनफॉर्मल वे में बात की, फिर फॉर्मल वे में बात की, फिर लोगों को डाला, आर्बिट्रेशन भी डाली, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी और अल्टीमेटली उन ग्रुप का ब्रेकअप हो गया। सही। अब मुझे आपसे पूछना है फ़हीम साहब, कोई अगर अपना बिज़नेस लेके चल रहा है और अभी उसको आपकी बातें सुन के उसको ये अंदाज़ा हो कि भाई कितना ज़रूरी है ये सब कुछ, कि भाई आपको एक उसमें लाना के तमाम चीज़ें होनी चाहिए और एक प्रॉपर लाइन पे लेके गाइडलाइन के साथ चलना चाहिए, अगर आते हैं तो उन्हें क्या सोच के आना चाहिए आपके पास कि आप कितने अरसे में उनके लिए एक पूरी प्लानिंग कर देंगे और उसके लिए उनको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? ये भी तो होता है ना, एक बिजनेसमैन की एक सोच ये भी है, कम से कम पैसा उसका जो है वो जहाँ पे भी हो खर्च हो, तो क्या कहेंगे? देखिए पहले सवाल का जवाब ये कि ये पैसा खर्च नहीं करना, ये इन्वेस्टमेंट करेगा, सबसे बड़ी बात। ओके, ये इन्वेस्टमेंट। जब वो एक कंपनी के अंदर 500 आदमी 600 आदमी रख के महीने का 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए का सैलरी का बिल दे सक रहा होता है, तो उस बिजनेस को संभालने के लिए अगर वो पैसा खर्च कर रहा है तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट जाएगी। नंबर 1 बात है। नंबर 2 आपने बात पूछी टाइम फ्रेम क्या लगता है। टाइम फ्रेम के अंदर जितनी कम्प्लेक्सिटी डेवलप हो चुकी होती है उस हिसाब से टाइम फ्रेम स्ट्रेच कर रहा होता है, और जितने ज़्यादा लोग फैमिली मेम्बर्स के बोर्ड के होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक पूरा फिजनिंग प्रोसेस होता है, पूरा एक डिस्कशन फेज हो रहा होता है, उनसे बातचीत करनी पड़ रही होती है, उनके इश्यूज़ को जैसे यहाँ पढ़ रही हूँ, फैमिली मीटिंग्स हैं, फिर फैमिली असेंबली है, फैमिली काउंसिल है और अदर जो आपके, तो ये सब चीज़ें डेवलप करनी पड़ रही होती हैं, जिस पे सबको कंसेंसस लाना पड़ता होता है, और फिर जो उनका इंटरनल इश्यूज होते हैं उनको ख़त्म करना पड़ता है। और बाद औक़ात विद ड्यू रिस्पेक्ट होता है कि फैमिलीज़ की जो लेडीज़ होती है ना, वो भी कभी कभी वो पिच कर रही होती है फैमिली बिजनेस में आके, हालांकि उनको नॉलेज नहीं हो रही होती, तो उस वजह से भी थोड़ा सा इंटरनल ड्रिफ्ट क्रिएट हो जाती है। तो जो फैमिली मेंबर है वो एक बात करे कि अगर यार लेडीज़ को अपने घर की हद तक रखे और उसको फैमिली को बाज़ ऐसे भी तो बिजनेस है ना जो फैमिली बिजनेस चल रहे हैं जिनको लेडी फीमेल कर रही हैं, तो उस ऐसे मौके पे क्या होता है? वो बहुत आइडियल सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो पढ़ी लिखी खातून है, वो उसने कुछ काम सीखा हुआ है और वो आके ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेगी जो फैमिली को नुकसान पहुँचा सकते हैं। क्योंकि अगर उसका बैकग्राउंड ही नहीं पता हो, उसको फैमिली में आने की जरूरत पड़ गई, खुदा ना खासा एक ऐसी बेटी है जिसका बाप इंतकाल कर गया, उसका कोई भाई नहीं था, अब माँ ने बोला भाई तू जाके एक्सीडेंटली उन्हें आना पड़ेगा, तो अब वो ये आके ये ना खुद से फैसले करने लगेगा, उससे पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। वो ये कहेगी कि वो आके पहले बिजनेस को समझे, नहीं समझे तो अपने साथ किसी एडवाइज़र को या इंडिपेंडेंट बंदे को साथ लेके चले जो उससे मशावरत करके अपने बिजनेस डिसीजन में अपनी पार्टिसिपेशन करे, तो वो फैमिली बिजनेस सर्वाइव कर जाएगी। वरना फिर फैमिली वाले बोलेंगे भाई तुम्हारे वाले साहब इंतकाल कर गए, तुम्हारा कोई सक्सेशन है नहीं, ये तुम अपना शेयर लो और तुम चले जाओ। सही। तो इस चीज़ को भी बड़ा एड्रेस करने की ज़रूरत है। अभी तक आपने जो कंपनीज देखी और बड़े बड़े ग्रुप्स आपने जिनका जिक्र भी किया, उनमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कितने % ऐसे हैं जिनको फीमेल जो हैं वो लीड कर रही हैं? लीड वाले रोल पे तो अभी फैमिली बिजनेस में इतना कुछ सामने आया नहीं है। ओके। और हाँ, पार्टिसिपेशन रोल आ जाता है कि किसी में जाकर उन्होंने HR देख लिया, किसी में मार्केटिंग रोल कर रही होती हैं, किसी में वो बोर्ड मेंबर बन के काम कर रही होती हैं, किसी में रिप्रेजेंटेटिव हो जाती हैं कि मीटिंग में आके अपनी पार्टिसिपेशन अपना वोट दे देती हैं, लेकिन फुल फ्लेज नहीं आ रही हैं अभी। सही। और अभी तक जो है जब से आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया या आप लोगों ने सोचा कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, तो कितने ऐसे हैं कि विलिंग हैं कि हाँ भाई हमें आपसे काम कराना है और हमें अपने बिजनेस का जो टर्न अराउंड है या रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है वो करना है? इसमें जो हमें सक्सेस रेशो ये आ रहा है ना, उसमें ये हो रहा है कि एक तो इसको डाइजेस्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी नीड होनी चाहिए। ये वो इसी लिहाज से जब आपने कहा कि इतने करोड़ों खर्च कर रहा है तो उस पर इस लिहाज से आप कह रहे हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल से यही मसला लोग ये कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है, हम आपस में बैठ के मसला हल कर लेते हैं, आज तक क्या ज़रूरत है। फिर दूसरा ये कि हमने ये भी देखा जिसको तकलीफ होती है वही डॉक्टर के पास जाते हैं ना। सही। तो वो तकलीफ का इंतजार कर रहे होते हैं, जो समझदार लोग हैं वो तकलीफ का इंतजार नहीं करते, वो कहते हैं यार भाई तकलीफ आने से पहले इस मसले को हल करो। प्लस आखिरी बात पे ये आके बढ़ती है कि जो बड़ा होता है ना, वो कहता है यार जब तक मैं हूँ ना तुम्हें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे बाद जो करना है वो करते रहना। यहाँ पे हमें भी प्रॉब्लम आएगी। सही सही। अच्छा, कितना ऐसे देखने में आता है कि भाई जी फैमिली के कोशिश ये करते हैं जो फैमिली के ही लोग हैं उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। हाँ, इस पे भी होता है क्या? ये तो बहुत मेजर एलिमेंट है
इसमें तो बहुत इंश्योर किया था कि फैमिली के बच्चा जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट फैमिली बिजनेस में ले और इसीलिए फैमिली बिजनेस फ्लोरिश किया जा रहा होता है। सही। लेकिन कभी कभी मैंने एक जगह पे देखा है कि लोगों ने अपनी एजुकेशन बच्चों पे एजुकेशन पे सही पैसा खर्च नहीं किया गया, और जब वो बच्चे इतना ज़्यादा तालीम हासिल नहीं करके आए होते, मैट्रिक इंटर बीकॉम करके आए, अब वो माँ बोलती है भाई अपने शौहर को गया जाओ उसको बिज़नेस में लगाओ, अब वो बिज़नेस में लेके जाता है, बोलता है यार इसको बिठाएंगे तो उसको तो तालीम भी नहीं पता, ना ऐसा तजुर्बा लिया हुआ है, तो दूसरे भाई के साथ उसकी को रिफ्ट हो जाती है कि यार तूने अपने बच्चे को बिज़नेस में ले लिया। वो कहता है यार मैं पढ़ा के लाया हूँ, तू तो पढ़ा ले कम से कम, मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, तो अच्छा एक काम कर, फिर उसको नीचे लेवल से लेके आ, उसको ग्रूम कर और फिर इसको बिजनेस में ले गया। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हमारे फैमिली के जितने लोग हैं ना वो उस फैमिली के अंदर एम्प्लॉयमेंट हासिल कर लें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पूरा रोड मैप हो, अदरवाइज ऐसे नहीं आ जाए एकदम से उड़ के आ जाए वाला वो सेट की सीट खाली हुई, बच्चा आया उसने बीकॉम किया हुआ है, बाप की आगे सीट पे बैठ गया नहीं। और ये बड़े बड़े डिस्प्यूट यही होते होंगे और इसी वजह से तमाम जो है बिजनेस रह जाते होंगे। कोई ऐसी फिर इस जगह पे आके आप लोग भी हार जाते होंगे। जी, अब ये डिसाइड करना फैमिली फर्स्ट या बिजनेस फर्स्ट, तो जो आदमी ने बिजनेस फर्स्ट को तरजीह दी तो वो बिजनेस सस्टेन कर जाएगा, जिसने फैमिली की प्रेशर में आके फैमिली को फर्स्ट कर दिया तो उसका बिजनेस सफ़र करता है। आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है कि लोगों को ये चीज़ आपने डाइजेस्ट कर लें कि भाई ये ज़रूरी है कि आपको एक गाइडलाइन के लिए, अगर आप चंद 5 लोग अगर हैं तो छठा एक और भी एक बंदा जो है आप उससे हायर कर लें और वो आपको देख। मैं ये सजेस्ट करूँगा बॉटम लाइन में ये कि कम से कम अपना असेसमेंट ज़रूर करवा लें। हाँ, एक प्री असेसमेंट करवा लें जिसकी इतनी कोई चार्जेस नहीं होते। वो असेसमेंट कराने के बाद वो डिसाइड कर ले कि आया हमारा वो स्टेज आ गया कि हमें ये ज़रूरत है, और अगर नहीं आया तो हमें कितने टाइम के बाद चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, कम से कम उनकी सोच बनना शुरू हो जाएगी और उनको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा। किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ेगी मशवरे के लिए कम से कम आके पूछेगा कि अब मुझे ये चीज़ करनी लगी, अब मुझे बताओ मैं करूँ कि नहीं करूँ। सही। पाकिस्तान में जो बिजनेसेस चल रहे हैं या फैमिली बिजनेस लेके चल रहे हैं लोग, कहते तो ये कि अब बहुत से ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो उनकी कोशिश होती है कि यहाँ से वो मूव कर जाएं, और उसकी बहुत सी रीजंस हैं, उस पर अगर हम चले गए तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन अभी तक आपने देखा ऐसा कि अगर मूव किया तो वो उन्होंने ज़्यादा फ्लरिश किया या वो और ज़्यादा मसले में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आई हैव ट्रैवल लॉट, दुनिया देखी मैंने। पाकिस्तान के अंदर जितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना वो दुनिया में इतनी जगहों पे आसानी से मिलता नहीं है, और जितनी यहाँ पे ईज़ ऑफ बिजनेस है वो दुनिया में इतनी आसानी से मिलती नहीं है। तो हमने जो लोगों को सजेस्ट किया कि भाई तुम्हें बाहर एक्सप्लोर करना है तुम करो, लेकिन इसको बैकबोन बना के रखो और अपनी ब्रांचेस को एक्सपांशन करो। इस किश्ती को मत जलाओ, इस किश्ती को रहने दो और दूसरी जगह पे जाके अपने बिजनेस को फ्लोरिश करो, वहाँ जाओ, इन्वेस्टमेंट करो, कंपनी से एक्वायर करो और वहाँ जाके बिजनेस बनाओ। तुम्हारा बच्चा कहता है कि मुझे पाकिस्तान में काम नहीं करना, मैंने कनाडा में तालीम हासिल की है, मुझे कनाडा में रहना है, तुम अपने ही बिजनेस की ब्रांच कनाडा में खुलवा दो उसको, लेकिन पाकिस्तान के बिजनेस को इफेक्ट नहीं करो। आप किस तरह से किसी भी बिजनेस को या किसी भी इसको जो बिल्कुल आपको लगता है भाई ये ख़त्म होने वाला है, अभी आपने एक एग्जांपल भी दिया, कुछ था जिनको आप लोगों ने मसला उनका हल किया और अब वो दोबारा से काम करने पे एग्री हो गए, किस तरह इनको क्या कहेंगे, रिपेयर करते हैं या क्या फाइंड आउट करके आप लोग उनको कन्विंस करते हैं? हो ये रहा होता है जब एक आदमी अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा होता है डे टू डे बेसिस पे, तो उसको जो चैलेंजेस फेस हो रहे होते हैं, जो इंटरनल इश्यूज खड़े हो रहे हैं वो उस पर नज़र नहीं पड़ रही होती। तो जब हम जाते हैं एक फ्रेश आई से जाते हैं और एक बड़ा आई व्यू से लेते हैं तो हमें आइडिया होता है कि यार इन जगहों पे आके प्रॉब्लम खड़े हो रहे होते हैं, तो सबसे पहले उनको फिक्स कराना पड़ता है। ठीक है, सेल्स ड्रॉप हो रही है, एम्प्लॉयमेंट का टर्न अराउंड हो रहा है, कॉस्ट बहुत हाई हो रही है, माल सस्ता बेच रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, वेस्टेज हो रहा है, मशीनरी पुरानी हो गई है, तो उनको पहले अपना बिजनेस ठीक कराओ। सही। जब बिजनेस ठीक होना शुरू हो जाता है उसको लगता है यार तो मैं कमाना शुरू कर गया हूँ, तो फिर फैमिली के इश्यूज भी सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। सही। लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे एज ए सजेशन में कि भाई क्या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं अपना और खासतौर से फैमिली बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए कितना ज़रूरी है गवर्नेंस होना? देखें जिस तरह से लोग आजकल रेगुलरली, बिकॉज वी आर फिनिशिंग विद द शो, आजकल जैसे रेगुलरली अपना एक शुगर टेस्ट कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते हैं, ब्लड शुगर चेक कराते हैं, ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, ये अपने बिजनेस का असेसमेंट जरूर करवा लेना चाहिए। सही। जिसमें वो देख ले कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सही। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाया और जितना मैं समझती हूँ उससे ज़्यादा मेरे नाजरीन ने भी इसको समझा होगा और मैंने काफ़ी ज़्यादा समझा, जिसमें मैं ये समझती हूँ जिस तरह अभी फ़हीम साहब ने लास्ट में ये कहा कि कुछ करें ना करें, जिस तरह अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस प्रॉब्लम के लिए किसी ना किसी, अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने ये कहा कि हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी इशू होता है तो आप उससे रिलेट बंदे के पास जाते हैं। तो इसमें अगर आपको फैमिली बिजनेस के लिए कोई इशू होता है तो आपको इसमें गवर्नेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात यह कि आप पॉलिसीज़ को लेकर चलें, और उससे ज़्यादा समझने की बात यह है कि फैमिली बिजनेस जब फ्लोरिश करता है जब एक दूसरे के साथ मिल के आप हमेशा रहें, तो ये यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।